हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। कोर्सोलॉजी हब के आपके अपने इस चैनल में स्वागत है। तो आज का जो ये वीडियो है ये किस लिए महत्वपूर्ण है और आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, RPWD एक्ट 2016 के अंदर जो 21 विकलांगताएँ हैं उसको लेकर के आपको पता है कि हमने एक मुहिम चला रखी है और हर टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं। उसी क्रम में आज हम एसिड अटैक विक्टिम को लेकर के आ गए हैं आपके सामने और आज इस वीडियो के अंदर हम एसिड अटैक विक्टिम के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि ये वीडियो किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो याद रखिएगा, DSSB के अंदर जो TGT स्पेशल एजुकेशन, PRT स्पेशल एजुकेशन या आने वाले समय में जो PGT स्पेशल एजुकेशन की भी रेगुलर पोस्टेज आएंगी उसके लिए, उसके अलावा पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्पेशल एजुकेटर काम कर रहे हैं उनके लिए एसिड अटैक विक्टिम के बारे में सारी जानकारी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। उसके अलावा पूरे भारत में चाहे रीट के थ्रू, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कहीं पर भी अगर स्पेशल एजुकेशन में कोई वैकेंसी आती है तो वहाँ पर एसिड अटैक विक्टिम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए और उसके अलावा जो भी हमारे सामान्य नागरिक हैं देश के, उनको भी तेजाब पीड़ित पर होने वाले हमले, उनकी संख्या और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें हम क्या क्या बातें करने वाले हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि मैंने लिख रखा है जगदीश शरण वर्मा। इनका क्या रोल था इस कानून को लाने में, एसिड अटैक विक्टिम को विकलांगता की श्रेणी में शामिल करने में इनका क्या रोल था। उसके अलावा IPC की धारा जो है 1860, ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके अलावा ये दामिनी रेप कांड कैसे महत्वपूर्ण था, जो कि आपको पता है कि साल 2013 के अंदर हुआ था, है ना। और उसके अलावा लक्ष्मी अग्रवाल ने के कारण क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यानी कि मैंने क्या क्या पॉइंट बताया आपको। मैंने बताया कि जगदीश शरण वर्मा का क्या रोल था इस कानून को लाने में। उसके अलावा IPC की धारा के बारे में जानेंगे, दामिनी रेप कांड के बारे में जानेंगे, लक्ष्मी अग्रवाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी हम जानेंगे कुछ कानूनों के बारे में जानेंगे, कुछ फैसिलिटी के बारे में जानेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक जो है एसिड अटैक के बारे में हम जानेंगे। और ये मेरा वादा है कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी क्लास की तरह शांति से देखते हैं और नोट्स बनाते हैं तो आपको गूगल पर, अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और अलग अलग जगह से नोट्स कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्लेटफॉर्म कोर्सोलॉजी हब आपको देगा क्वालिटी कंटेंट, ये हमारा वादा है आपसे। तो हमारे चैनल को जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और चलिए फिर हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है एसिड अटैक या तेजाब पीड़ित। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड अटैक विक्टिम के बारे में। आप सभी को पता होगा कि ये जो एसिड अटैक विक्टिम जो है ये हमारा RPWD एक्ट 2016 के अंदर इसको शामिल किया गया था। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इसको कहाँ शामिल किया गया था। RPWD एक्ट 2016 के अंदर इसको विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है ना। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए कि ये जो एसिड अटैक विक्टिम है इसको कौन सी कैटेगरी में शामिल किया जाता है, आपसे ये भी पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, है ना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंदर इसको शामिल किया जाता है, यानी कि अस्थि विकलांगता के अंदर तेजाब पीड़ितों को जाना जाता है। तो इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए आज हम इस वीडियो को एक एक करके पूरे ऐतिहासिक पक्ष से इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर एक एक करके इसके पॉइंटों को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कि ये साल 2013 जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि साल 2013 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें बात करनी है इसके ऐतिहासिक पक्ष के ऊपर। दोस्तों, किसके ऊपर बात करनी है, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो दुनिया में बनाई जाती है उसका कुछ ना कुछ इतिहास होता है, ऐतिहासिक होता है ना, सॉरी, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, ऐतिहासिक पक्ष होता है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बात अगर इसके ऐतिहासिक पक्ष की करें तो क्या है, साल 2013 में दिल्ली के अंदर आपको पता होगा किसकी सरकार थी। दिल्ली के अंदर सरकार थी शीला दीक्षित की। किसकी सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी। ठीक है, शीला दीक्षित जी की सरकार थी। वैसे ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि जब हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ना होता है
और समझना होता है तो याद रखिएगा कि हमें उसको 360 डायमेंशन से समझना चाहिए, यानी कि चारों तरफ से समझना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ और उसको अच्छे तरीके से जान पाएँ। तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि दिल्ली के अंदर सरकार थी शीला दीक्षित की, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी थी और कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी। और समस्या क्या हो रही थी, समस्या ये हो रही थी कि देश के अंदर एक तो घोटाले बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जनता के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को हटा करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित को हटा करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं हो रही है, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए कि डिसेबिलिटी क्यों बनाई गई, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या हुआ कि सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में थी और उसी समय देश के अंदर दो ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे देश को, पूरी दिल्ली को, यानी कि पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया, ठीक है। वो कौन कौन सी घटनाएं थी? पहली घटना थी दामनी रेप कांड। आप सभी को पता होगा साल 2013 का ये ठंडी के मौसम में ये बहुत बड़ी घटना थी, जो घटना पूरे भारत में आज तक जानी जाती है। और इसी के ऊपर आपको पता है कि दामनी जो वुमेंस के लिए जो फंड ऑर्गेनाइज किया गया है वो भी इसी के नाम पर बनाया गया है। दामनी कह लीजिए, निर्भया कह लीजिए, या और भी बहुत सारे नाम दिए गए थे उस बेटी को, ठीक है। और उनके गुनहगारों को फांसी भी हो गई है, ठीक है। तो दामनी रेप कांड उस समय हुआ जिसके कारण सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में थी, ठीक है। दूसरी घटना क्या हुई? लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर एसिड का हमला हुआ। क्या हुआ दोस्तों? लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर एसिड का हमला हुआ। अब क्या हुआ, इस हमले के कारण क्या हुआ कि सरकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। किसके ऊपर? दिल्ली के सुरक्षा के ऊपर, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। चाहे वो केंद्र की सरकार हो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? जो विपक्ष था वो कह रहा था कि सरकार जो है वो वुमेन सुरक्षा देने में बिल्कुल विफल है, और सरकार ये दावा कर रही थी कि हम अपनी तरफ से महिलाओं को बेहतर से बेहतर सुरक्षा दे रहे हैं। अब बात करते हैं, हम अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं। उसी समय में आपको पता है कि लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर जो हमला हुआ था, तो मैंने ये क्यों लिखा है आईपीसी की धारा 1860, ये जो क्यों लिखा गया है आपको ये पता होना चाहिए। आईपीसी की धारा 1860 क्यों लिखा गया है दोस्तों? वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि आईपीसी की धारा 1860 में ही क्या किया गया? संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन करके, यानी कि अबिटमेंट करके, ठीक है। इसके अंदर अबिटमेंट करके, संशोधन करके 326A, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं याद रखिएगा। और 326B, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दिया गया। किस किस को जोड़ दिया गया? 326A को जोड़ दिया गया, 326B को जोड़ दिया गया। किस में संशोधन करके? 1860 में, ठीक है। 1860 के अंदर ही एक सेक्शन था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था 326। अब ये 326 बला क्या है, इसको भी हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि भाई आखिरकार ये 326 है क्या। तो याद रखिएगा इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है। इसके अंदर प्रावधान किया गया है घातक, क्या बोला? घातक हमला, ठीक है, घातक हमला, ठीक है। इसके अंदर कहा गया नहीं, ठीक, संशोधन आधा ना लिखा है, आधा नहीं लिखा, उधर मत ले जाओ, ओके? चलो यहाँ तक तो ठीक है ना? हाँ, हाँ। ठीक आगे है, मत बनाना। उधर ही बनाओ ना ज़्यादातर। हाँ, हाँ। ठीक है, हाँ, स्टार्ट करूँ? आतंक हमला के बाद, ठीक है? तो क्या कह रहा था मैं कह रहा था घातक हमला, ठीक है। घातक हमला का मतलब क्या है दोस्तों? घातक हमला का मतलब है गंभीर हमला, ठीक है, गंभीर हमला कह लीजिए, अटैक कह लीजिए, ठीक है, सीरियस यानी कि सीवियर अटैक। अब होता क्या था मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आती थी। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई प्रॉब्लम क्या आती थी। प्रॉब्लम आती थी दोस्तों कि 1860 में और 326 में क्या प्रावधान किया गया था? प्रावधान किया गया कि भाई प्रावधान किया गया 326 में प्रावधान किया गया कि भाई किसी के ऊपर कोई घातक हमला होगा तब वो जो है वो उसको सज़ा मिलेगी सेक्शन 326A के तहत। किसके तहत? भाग 326A के तहत उसको सज़ा मिलेगी।
अब होता क्या था कि पत्नियां जो हैं वो कई बार दहेज नहीं लाती थी, तो पति वगैरह चिड़े रहते थे, सास चिड़ी रहती थी, मायके वाले जो हैं दे नहीं पाते थे, ससुराल वाले चिड़े रहते थे। वो क्या करते थे, गुस्से में चाय का प्याला फेंक देते थे, गरम दाल फेंक देते थे, गरम पानी फेंक देते थे, ठीक है। कई बार कुछ ऐसा तरल पदार्थ फेंक देते थे, ठीक है। कई बार कुछ उबला हुआ सामान फेंक देते थे। कई बार इस तरह की चीज़ें फेंक देने से क्या होता था कि त्वचा का नाश हो जाता था। क्या हो जाता था? त्वचा का नाश। अब क्या कार्रवाई होती थी? कार्रवाई हुआ कि भाई किसी एक बंदे ने फेंका, उसको ले गए थाने। थाने जाने के बाद वो बंदा पहुंच गया कोर्ट। कोर्ट जाने के बाद उसने क्या किया, उसके वकील ने कहा जी इसका मारने का इरादा तो नहीं था, वो तो गुस्सा ज़्यादा आ गया जिसके कारण ये चीज़ें फेंक दी गई, ठीक है ना। इस पक्ष ने क्या कहा कि गुस्सा ज़्यादा आ गया और हमने ये चीज़ फेंक दी, ठीक है। अब कोर्ट कहता था कि ठीक है भाई, वो जो हत्या का प्रयास होता था वो गैर इरादतन बन जाता था, यानी कि केस इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता था कि उस तरह के जो मुलजिम होते थे, जो चाय फेंक देते थे चेहरे के ऊपर, जो पानी फेंक देते थे, जो दाल फेंक देते थे, है ना, या किसी भी प्रकार का गर्म या तरल पदार्थ फेंक देते थे, ठीक है। और उसके बाद वो बड़ी आसानी से बच के निकल जाते थे, 2-3 साल की सज़ा काट करके, और बड़े आसानी से, मतलब बिल्कुल गंभीर, जो गंभीर लिखा था, यानी कि क्या लिखा था कि घातक हमला जो हमने लिखा था, ठीक है, वो घातक हमले की श्रेणी से क्या होते थे दोस्तों, वो घातक हमले की श्रेणी से बच जाते थे। क्या करते थे? घातक हमले की श्रेणी से ये लोग बच जाते थे, इनको सज़ा नहीं मिल पाती थी, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। 326 ए में बच जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की कहानी आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग ऐसे ही आराम आराम से इसको समझते रहेंगे तो क्वेश्चन चाहे कितना भी पेपर में घुमा के आए या फिर कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आईपीसी की धारा 1860 में संशोधन कर दिया गया। किस में दोस्तों? 326 के सेक्शन में संशोधन करके दो चीज़ें जोड़ दी गई, 326 ए और 326 बी, ठीक है ना। कौन कौन सी जोड़ दी गई? 326 ए जोड़ दिया गया और 326 बी जोड़ दिया गया। याद रखिएगा, 326 ए और 326 बी। अब ये क्या बला है, 326 ए 326 बी, है ना, ये क्या बला है? ये तो समझ में आ गया कि इसमें संशोधन किया गया, तो उसके बाद ये दोनों जोड़ दिया गया। और परिभाषा क्या बनी तेजाब पीड़ित की? कई बार आपसे परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि परिभाषा क्या है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से शॉर्ट में रिकॉल कर देता हूँ कि साल 2013 में सरकारों के ऊपर दबाव था। ये तो चलो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि क्यों ऐसे कानून आए। उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई, किसकी? आर.एस. शर्मा की, ठीक है। किसकी बनाई गई दोस्तों? आर.एस. शर्मा। इनका नाम क्या था? राम शरण शर्मा। क्या नाम था? लिख लीजिए, राम शरण, ठीक है, वर्मा था, सॉरी वर्मा, ठीक है, शर्मा नहीं था, वर्मा था, राम शरण वर्मा, ठीक है, राम शरण वर्मा था, ठीक है, हाँ, राम शरण वर्मा, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा। कई बार, वैसे तो क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए कि ये जो आर.एस. शर्मा थे, आर.एस. वर्मा थे, सॉरी मैं वर्मा लिख दे रहा हूँ बार बार, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? तो राम शरण वर्मा इनका पूरा नाम था। और ये पेशे से क्या थे? तो ये पेशे से एक जज थे। क्या थे? जज। कहाँ के थे जज भाई? ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कौन? राम शरण शर्मा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलिए फिर अब हम इसके परिभाषा के बारे में समझते हैं और 326 ए और 326 बी के बारे में समझते हैं दोस्तों। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके परिभाषा की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है, परिभाषा की बात करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे किसकी? 326 ए के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और बात करेंगे 326 बी के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 326 ए और 326 बी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा के बारे में। परिभाषा क्या कहता है कि तेजाब से आशय किसी भी ऐसे तरल द्रव्य पदार्थ से है जिसके हमले से त्वचा का आंशिक मतलब थोड़ा सा या पूर्ण रूप से नाश हो जाए, वह पदार्थ तेजाब की श्रेणी में होगा। और ये किसके अनुसार है? RPWD एक्ट 2016 के अनुसार है। तो मैंने क्या बोला कि पदार्थ यानी कि तेजाब हमला ये नहीं है कि आपने क्या किया, तेजाब खरीदा,
और तेज़ाब खरीदने के बाद किसी के ऊपर हमला किया तो वो तेज़ाब की श्रेणी में आएगा? जी नहीं। अगर आपने आज तक इस चीज़ को अपने माइंड में बना रखा है कि तेज़ाब हमला सिर्फ तेज़ाब के हमले को कहा जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है और इस चीज़ को आप बिल्कुल दूर कर लीजिएगा, ठीक है। तेज़ाब का हमला हर वो पदार्थ जिस पदार्थ से आंशिक, क्या बोला मैंने, आंशिक या पूर्ण, याद रखिएगा। आंशिक का मतलब हल्का या पूर्ण का मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाए, त्वचा का नाश हो जाए। याद रखिएगा, क्या हो जाए, त्वचा का नाश हो जाए, ठीक है। तो वो पदार्थ तेज़ाब की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा? तेज़ाब की श्रेणी में। तो मैंने क्या बोला कि तेज़ाब का हमला चाहे दाल से हो, चाय के पानी से हो, चाय से हो, या कॉफ़ी से हो, या गर्म पानी से हो, किसी भी चीज़ से अगर त्वचा जल जाए, नाश हो जाए, उसका पूर्ण रूप से नुकसान हो जाए, चाहे वो आंशिक हो, ठीक है, चाहे वो पूर्ण रूप से हो, तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? तेज़ाब के हमले में आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, त्वचा का पूरी तरह से या आंशिक तौर पर अगर किसी भी द्रव्य पदार्थ से नुकसान होती है तो वो तेज़ाब की श्रेणी में आएगा। वो मुकदमा जो है वो या तो 326A या 326B के तहत दर्ज किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको परिभाषा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम लोग कि हमने बताया था कि भाई आईपीसी की धारा जो थी हमारी, ठीक है ना, आईपीसी की धारा 1860 में से इसको संशोधन किया गया, किस में से? 326 में से संशोधन करके एक ये भाग बन गया और दूसरा ये भाग बन गया, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर क्या खेल हुआ। तो इसके अंदर क्या हुआ भाइयों? इसके अंदर हुआ कि भाई 326A क्या कहता है? 326 कहता है कि हमला होने पर, क्या कहता है? हमला होने पर अगर किसी X इंसान ने, ठीक है, किसी Y इंसान के ऊपर हमला किया, ठीक है, हमला किया और हमले में या वो आंशिक तौर पर, ठीक है, आंशिक तौर पर या पूर्ण रूप से, याद रखिएगा, आंशिक तौर पर या पूर्ण रूप से अगर वो इंसान घायल हो जाता है, यानी कि मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर गर्म पानी फेंका, किसी ने किसी के ऊपर तेज़ाब फेंका, कॉफ़ी फेंका, चाय फेंका, कोई भी पदार्थ फेंका, तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? उसके ऊपर लगेगा 326A। क्या लगेगा? 326A। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखना कि क्या लगेगा 326A, कैसे लिखा हुआ भूलते नहीं है, ठीक है। तो 326A आपसे पूछा भी जाएगा पेपर में। कैसे पूछा जाएगा? आपसे बोला जाएगा बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तेज़ाब हमला होता है और वो व्यक्ति पूरी तरीके से या आंशिक तौर पर घायल हो जाता है, तो बताइए उस व्यक्ति के ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा। तो आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है 326A लगेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके अंदर सज़ा की। अगर सज़ा की बात की जाए तो सज़ा कितनी मिलेगी? 10 साल की सज़ा मिलेगी। कितनी? 10 साल की सज़ा कम से कम। कितना बोला? 10 साल की सज़ा कम से कम, कम से कम, ठीक है ना, कम से कम। कम से कम कितना मिलेगा? 10 साल, याद रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिल सकता है? आजीवन, यानी कि ज़िंदगी भर की उम्र कैद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए 326A के तहत कम से कम कितने साल की सज़ा मिल सकती है? लगाना है 10 साल। आपसे पूछा जा सकता है बताइए ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल की सज़ा मिल सकती है? आपको लगाना है लाइफ प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी कि ज़िंदगी भर उसको जेल में रखा जा सकता है। उसके अलावा खाली जेल जाने से नहीं होगा, उसके अलावा पुनर्वास का खर्चा देना पड़ेगा, यानी कि उसको पूरा रिहेबिलिटेशन का खर्चा उठाना पड़ेगा। कौन से केस में? तेज़ाब का हमला हुआ और X बंदे ने किया और Y बंदे के ऊपर हुआ और ये घायल हो गया, इस केस में 326A लगेगा और पूरी तरीके से उसको 10 साल की सज़ा कम से कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन, और पुनर्वास का खर्चा देना पड़ेगा और सेक्शन लगेगा 326A। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और सारा कंसेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक तो करिए भाई, लाइक तो बिल्कुल करिए, ठीक है। उसके अलावा शेयर ज़रूर करिए, जितने भी स्पेशल ग्रुप हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर इसको फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। हम आपके लिए वीडियो इतनी मेहनत से बनाते हैं ताकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो बात करते हैं क्या 326B की। 326B में क्या होगा? कम से कम भाई 5 साल की सज़ा होगी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 7 साल की सज़ा। कम से कम कितना? 5 साल। ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 7 साल। और क्या होगा? और भाई जुर्माना लगेगा। क्या लगेगा? जुर्माना
लगेगा, यानी कि कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल और जुर्माना। अब कब होगा? हमले की कोशिश करने पर। क्या होगा दोस्तों? हमले की कोशिश करने पर ये जुर्माना लगता है। याद रखिएगा, कब लगता है? हमले की कोशिश करने पर। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, उदाहरण के तौर पर समझिए, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर तेजाब का हमला किया, लेकिन उस व्यक्ति को पहले से थोड़ा अंदाज़ा लग गया कि हमला होने वाला, और वो बच गया, कूद गया, और उसने कोई चीज़ ओढ़ ली या किसी के पीछे छिप गया, उसको हमला नहीं हुआ, उसके ऊपर आंशिक तौर पर भी हमला उसके ऊपर नहीं हुआ, ठीक है ना, आंशिक तौर पर भी, यानी कि उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं पड़ा, तब उसके ऊपर 326B लगेगा। क्या लगेगा? 326B। तो आपसे क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि किसी व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ लेकिन वो व्यक्ति घायल नहीं हुआ, तो उस दशा में कौन सा सेक्शन लग सकता है? तो आपको क्या लगाना है? 326B। क्या लगाएंगे आप? 326B। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते जाइए, ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोनपे, पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी सारे हमारे व्यूवर को पता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को, परिभाषा भी क्लियर हो गई होगी, और 326A 326B के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम बात करते हैं कि और कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत इस तेजाब पीड़ित के सेक्शन में आपको काम आएंगी, वो भी धाराओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम कुछ मैंने अभी 326A के बारे में बताया आपको। किसके बारे में बताया? 326A के बारे में। उसके बाद मैंने आपको 326B के बारे में बताया कि ये जो है ये कितने महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपके पेपर में भी और सामान्य जानकारी के लिए भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसका लाभ ले सकें, और अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो आप उसका फ़ायदा भी उठा सकें। सबसे पहले याद रखिएगा, तेजाब फेंकने की धमकी याद रखिएगा। अगर वैसी धमकी दी जाए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति, ठीक है, आपको बोलता है कि भाई तू मेरी नहीं हुई तो फिर मैं तेरे को किसी और की भी नहीं होने दूंगा, ठीक है, ऐसी भी बातें आपने सुनी होंगी, काफ़ी फेमस बातें हैं। एक फ़िल्म भी है शायद सनी देओल की, कि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। तो उस टाइप के जो लोग हैं, जो उस तरह की मूवी देख करके प्रभावित हो जाते हैं, वैसे लोग जो हैं धमकी देते हैं कि तेरा चेहरा ख़राब कर दूंगा, तेजाब फेंक दूंगा, तेरे को दुनिया देखने के लायक नहीं रहेगी। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को, चाहे वो महिला को धमकी दे, महिला पुरुष को धमकी दे, पुरुष महिला को धमकी दे, कोई किसी को भी धमकी दे, वैसे तो नेचुरली देखा गया है कि पुरुष वगैरह महिलाओं को ज़्यादा ऐसी धमकी देते हैं, लेकिन कोई किसी को भी धमकी दे, अगर उसने स्पेसिफाई करके तेजाब हमले की धमकी दी है, किसकी धमकी दी है? तेजाब हमले की धमकी दी है, तो उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो धारा 351 और धारा 506, ये दो धाराएं याद रखिएगा। कौन कौन सी धारा बताई? 351 और 506। इसके तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सा धारा बताया? 351 और 506, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, 351, 506 आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि ये बताइए तेजाब का हमला करने की स्थिति में, यानी कि तेजाब की धमकी देने की स्थिति में, यानी कि तेजाब हमले की धमकी देने की स्थिति में जो व्यक्ति है वो कौन सी धारा का प्रावधान किया गया है, तो आपको बताना है धारा 351 और धारा 506, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है। उसके अलावा आपको पता भी होना चाहिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपको तेजाब हमले की धमकी देता है तो आप तुरंत शीघ्र थाने में जा कर के उसके खिलाफ 351 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, दो धारा बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है 357A और दूसरा है 357C, ठीक है, यानी कि 357A और 357C, ठीक है। तो 357A क्या कहता है? वो कहता है कि मुआवजे का प्रावधान, यानी कि मैंने आपको बताया 326A में भी बताया था और 326B में भी बताया था कि व्यक्ति को मुआवजा भी देना पड़ेगा, यानी कि उसको जो कंपनसेशन है वो भी देना पड़ेगा, यानी कि पुनर्वास का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। वो कौन से सेक्शन के तहत है? तो वो है 357A, याद रखिएगा। कौन सा? 357A। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति को जो जज फैसला देता है कि भाई इसको इतना मुआवजा मिलना चाहिए, वो कौन से सेक्शन के तहत प्रावधान है?
तो आपको क्या बताना है 357A। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो बहुत आराम से देखा, अच्छे तरीके से देखा, तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा डिसेबिलिटी का जो चैप्टर है 21 डिसेबिलिटी, RPWD एक्ट, बाकी जितनी चीज़ें हैं आपके स्पेशल एजुकेशन से संबंधित, वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों में इसको फैला दीजिए। पूरे इंडिया के अंदर फैला दीजिए। जहाँ भी आप यूपी में, दिल्ली में, हैदराबाद में, जहाँ भी आप इसको देख रहे हैं, आप इसको फैला दीजिए। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, तो मैंने क्या बताया 357A। ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्या है, इस सेक्शन के बारे में आपसे पक्का पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत फेमस सेक्शन है, 357C। अब 357C क्या कहता है? 357 कहता है कि प्राथमिक उपचार मुहैया करवाना। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, और वो भी कैसा, वो भी मुफ्त। कैसा दोस्तों? मुफ्त। ठीक है, मुफ्त प्राथमिक उपचार मुहैया करवाना। ठीक है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल फ्री होगा। यानी कि इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए रोड पर कोई व्यक्ति चल रहा था, उसके ऊपर अचानक से तेजाब हमला हो गया, तो ये नहीं देखा जाएगा कि पास में सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है। अगर व्यक्ति की दुर्घटना यहाँ हुई है, चाहे तो वो प्राइवेट में जा सकता है, चाहे तो वो गवर्नमेंट में जा सकता है। उसको जहाँ जाना होगा वो वहाँ जा सकता है। और उसको कैसे दिया जाएगा ये इलाज? ये इलाज दिया जाएगा बिल्कुल फ्री। कैसे दिया जाएगा? ये इलाज दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। याद रखिएगा, इलाज भी दिया जाएगा फ्री में, और प्लस में उस व्यक्ति को जो उसका प्राथमिक उपचार है, जैसे मान लीजिए किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, तो पास में सरकारी हॉस्पिटल ना होने के कारण लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल उसको ऑक्सीजन, उसका फर्स्ट एड, उसकी जो ब्लड वगैरह की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें उसको करके, ताकि उसको लाइफ को कम से कम सेव किया जा सके, और लाइफ को बचा के फिर एम्बुलेंस के माध्यम से चाहें तो उसके घर वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्राइवेट में ट्रीटमेंट करवाएं या उसको गवर्नमेंट में लेके जाएं। लेकिन प्राथमिक उपचार यानी कि लाइफ सेव करने के लिए वो किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है। और वो कौन से सेक्शन के तहत अधिकार मिला हुआ है? 357C के तहत ये अधिकार मिला हुआ है। आई होप कि आपको धारा 351, उसके बाद में 506, 357A, 357C ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक महत्वपूर्ण धारा की बात करते हैं, धारा 1919 यानी कि 1919। अब ये धारा क्या कहती है? ये धारा ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर तेजाब हमला किया तो ये एक गैर जमानती कार्य होगा। यानी कि गैर जमानती कार्य होगा। कैसा कार्य होगा? गैर जमानती कार्य होगा। ठीक है। और ये कौन सा धारा कहता है? ये धारा कहता है 1919। याद रखिएगा, कौन सा धारा कहता है? ये धारा कहता है 1919। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर बात की जाए हमलों की, तो हमले में सबसे ज़्यादा जो दोस्तों पीड़ित होती हैं वो कौन होती है? 57% जो है वो महिलाएं पीड़ित होती हैं। और ये डेटा कहाँ से लिया गया है? ये डेटा लिया गया है NCRB का डेटा। 2018 तक का डेटा हमारे को अभी तक अवेलेबल हुआ है। आपको NCRB का फुल फॉर्म जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि NCRB का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताना है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। धारा 351, 506, 357A, 357C, 1919 और उसके अलावा 326A और 326B भी हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। ठीक है। तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये हमारा ऊपर लिखा हुआ है फ़ोनपे और पेटीएम नंबर है। ये हमारा गूगल पे नंबर है। अगर आपको लगता है कि हम स्पेशल एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए बेहतर कंटेंट ला रहे हैं, आपको पता है कि अभी स्पेशल एजुकेशन के अंदर में दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर के नोट्स, दुनिया भर की मैं तो कहूँगा कूड़ा, ठीक है, वो आपको दिया जा रहा है। ठीक है। और बच्चे 500, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये में उसको खरीद रहे हैं। इवन कुछ लोग वीडियो कोर्स बना करके 10-10 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं, उसको 20-20 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों ने भी उस कोर्स को ख़रीदा है उनको पता होगा कि इस कंटेंट में और उस कंटेंट में ज़मीन आसमान का अंतर है, और ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि हम कंटेंट अच्छा दे रहे हैं तो ये हमारा फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम नंबर है, ये हमारा गूगल पे नंबर है। आप हमें सपोर्ट करिए। आपका छोटा से छोटा अमाउंट भी हमको इंस्पायर करेगा इसी तरीके का कंटेंट लाने का। आपकी इच्छा हो तो आप हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए आप हमें गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से आप हमें जो भी अमाउंट सेंड करेंगे वो आपका हमारे पर विश्वास होगा, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं कि इसको बनाने में और इससे रिलेटेड कुछ आंकड़े, ठीक है, आंकड़ों से रिलेटेड बात करना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आपका वहाँ से भी बन सकता है। तो चलिए इससे रिलेटेड आंकड़ों के बारे में हम बात करते हैं। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कुछ आंकड़ों के बारे में। और एसिड अटैक विक्टिम से रिलेटेड आंकड़े आपको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आंकड़े देखिए, सबसे पहले अगर आपको आंकड़े बताऊं एनसीआरबी के, मैंने आपको बताया है कि एनसीआरबी का फुल फॉर्म मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। एनसीआरबी का फुल फॉर्म आपको सर्च करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार यानी कि 2018 के आंकड़े, यानी कि साल 2018, कौन से साल बता रहा हूँ, साल 2018 तक का आंकड़ा जो है, यानी कि साल 2018 तक का एनसीआरबी ने आंकड़ा अपडेट कर दिया है। 19 का आने वाला था, कोविड के कारण रुक गया वो, लेकिन आ जाएगा बहुत जल्द ही। तो एनसीआरबी के आंकड़े आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। खैर कोई बात नहीं, जैसे ही एनसीआरबी अपने आंकड़े वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेगी उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बना करके आपके लिए ले आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि एसिड अटैक विक्टिम के ऊपर जो एनसीआरबी है हमारा, इससे आंकड़े रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो बात करते हैं 2018 के आंकड़े के बारे में। तो इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए सबसे ज़्यादा स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर कौन है, तो आपको क्या लगाना है, पश्चिम बंगाल। कितने आंकड़ों के साथ है बताइए, कितने आंकड़ों के साथ है पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल है 50 आंकड़ों के साथ 1 नंबर पर। याद रखिएगा, अभी मैं इसके अंदर क्लेरिफाई करूँगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से, मैंने बस टॉप के 3 लिए हैं क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से जो पश्चिम बंगाल है वो 1 नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश दोस्तों। कौन आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कितने लिए हैं? 40, ठीक है, 40 की संख्या। और दिल्ली जो है उसने 11, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे आंकड़े की। दूसरा आंकड़ा क्या कहता है? कुल घटना। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, कुल घटना, यानी कि अभी तक भारत में जितनी भी घटना हुई है उन कुल घटनाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश आता है 1 नंबर पर। कौन से नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। 1 नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? पश्चिम बंगाल 248 के साथ में। और तीसरे नंबर पर आता है दिल्ली 114 के साथ में। ये बहुत शर्म की बात है कि देश की राजधानी में इतने मतलब उत्तर प्रदेश का समझ में आता है कि इतना बड़ा प्रदेश है जिसके कारण इतने आंकड़े आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का भी समझ में आता है कि बहुत बड़ा प्रदेश है तो इतने आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली इतना छोटा सा प्रदेश, 80,000 से ज़्यादा की पुलिस और इतने सारे पॉलिटिशियन, इतने सारे सीसीटीवी के बाद भी ये हाल है, तो मतलब देश की गवर्नेंस के ऊपर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है मेंशन करके कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से 1 स्थान किसका, तो आपको लगाना है पश्चिम बंगाल, ठीक है। 2 स्थान किसका? उत्तर प्रदेश 40 नंबर के साथ, पश्चिम बंगाल 50 नंबर के साथ, और दिल्ली 11 संख्या के साथ 3 नंबर पर। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल घटनाओं के हिसाब से, तो आपको लगाना है 260 नंबर के साथ में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में 248 के साथ में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में 114 के साथ में दिल्ली, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अगर बात आपसे ये पूछी जाती है कि ये बताइए भाइयों कि भाई विश्व में सबसे ज़्यादा एसिड हमले वाला देश कौन सा है, ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा एसिड हमले वाला देश कौन सा है, तो उस देश का नाम है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एसिड हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में। उसके बाद में कहाँ हो रहे हैं? हमारे भारत के अंदर अगर बात की जाए तो मैंने आपको अभी बता दिया, उत्तर प्रदेश में। और अगर यूरोपियन कंट्री में बात की जाए तो इंग्लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा एसिड हमले हो रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आपका जो है इम्पोर्टेंट, ये भारत के अंदर उत्तर प्रदेश और विश्व के अंदर बांग्लादेश है। यूरोपियन कंट्री के बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज रहे इसके लिए मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। ये हमारा फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर है। यहाँ पर आप हमें जो भी धनराशि सपोर्ट करेंगे वो स्पेशल एजुकेशन में हमें काम करने की और ऊर्जा देगा और प्रेरणा प्रदान करेगा। और ये किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि करना ही है। अगर आपको लगे कि अच्छा काम हो रहा है तो आप ज़रूर करिए। तो चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसके बारे में। और आगे हम अगला पॉइंट क्या बात करने वाले हैं, तो अगला पॉइंट बात करने वाले हैं लक्ष्मी वर्सेस भारत सरकार का जो केस हुआ था इस विषय के ऊपर, उसमें क्या कार्रवाई हुई और उसके अंदर क्या क्या मूलभूत सुधार हुए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी वर्सेस भारत सरकार केस जिसका फैसला 2016 में कब आया था?
2016 के अंदर जिसका फैसला आया था, इस केस के अंदर बहुत सारे प्रावधान आए और उन प्रावधानों से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं लक्ष्मी वर्सेस भारत सरकार, यानी कि लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस, याद रखिएगा कब घटना हुई थी। घटना हुई थी साल 2013 में। कब घटना हुई थी? साल 2013 में। और न्याय कब मिला? न्याय मिला साल 2015 में। सोचिए, सीधा क्रिस्टल क्लियर केस था। आप लोगों ने छपाक मूवी देखी है, नहीं देखी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। क्रिस्टल क्लियर केस था कि एक लड़की को एक लड़का प्रपोज़ करता था, उसको प्यार करने की कोशिश करता था, उस लड़की को सहमति नहीं थी, उसने मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को प्यार करती थी, ऐसा कुछ सुनने में आया था। अब इसमें कितनी सत्यता है नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, कल्पना भी कर लीजिए कि करती थी। उसने मना किया, उस लड़के ने उसके ऊपर हमला कर दिया और साफ साबित हो गया कि इसी ने हमला किया है। उसके बाद भी इतना लंबा समय लग गया फैसला आने में। खैर, ये हमारी न्याय व्यवस्था है, चलिए इसको छोड़ते हैं। तो बात करते हैं लक्ष्मी वर्सेस भारत सरकार केस में क्या फैसला आया। सबसे पहले याद रखिएगा न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश थे मदन बी लोकुर। ठीक है, न्यायाधीश कौन थे? मदन बी लोकुर। और एक न्यायाधीश थे उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित और मदन बी लोकुर जो थे वो इस केस के न्यायाधीश थे। फैसला आया था 10/4/2015 को। मैंने पिछले स्लाइड में आपको 2016 बताया, करेक्ट कर लीजिएगा। 10/4/2015 को फैसला आ गया था। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा प्रावधान से। ठीक है, प्रावधान क्या क्या किए गए इसके अंदर? प्रावधान क्या गया कि राज्य सरकार जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करेगी? 3 लाख रुपए का मुआवजा देगी। कितने का मुआवजा देगी? 3 लाख रुपए का। याद रखिएगा, राज्य सरकार कितने का मुआवजा देगी? 3 लाख रुपए का राज्य सरकार मुआवजा देगी। दूसरा क्या पॉइंट था? पहला पॉइंट हो गया 3 लाख रुपए का मुआवजा। दूसरा पॉइंट था कि तेजाब वितरण कमेटी का गठन किया जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों को ईजिली तेजाब मिल जाता है, इसीलिए तेजाब हमले ज़्यादा हो रहे हैं। अगर तेजाब को एसेंशियल बहुत ही ज़्यादा मतलब सावधानी के साथ वितरण किया जाए तो तेजाब हमलों में भारी गिरावट आ सकती है। तो दूसरा बनाया कि तेजाब को राज्य सरकार कैसे वितरित करे लोगों के बीच में, क्योंकि आपको पता है तेजाब से बहुत सारी केमिकल रिलेटेड एक्टिविटी भी होती है, काम भी होता है, सोसाइटी को ज़रूरत भी है तेजाब की। घरों के अंदर टॉयलेट वगैरह भी साफ़ होते हैं और बहुत सारे केमिकल भी बनते हैं तेजाब से, तो इसीलिए ज़रूरी है। तो तेजाब वितरण कमेटी बनाई जाएगी ताकि तेजाबों का वितरण सुचारू रूप से, सही तरीके से, सही आदमी तक, सही आदमी के द्वारा पहुंचाया जाए, ताकि उसका गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। ठीक है, और तीसरा, सरकार उनके पुनर्वास के लिए काम करेगी, जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। ठीक है, पुनर्वास के कार्यक्रम चलाएगी। ठीक है, और जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी, लोगों में अवेयरनेस फैलाएगी कि एसिड अटैक हमला नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक बात है, मैंने बताया कि RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत एसिड अटैक विक्टिम को 1% रिजर्वेशन का प्रावधान है। आपको पता ही होगा कि न्यूरोलॉजी, ब्लड डिसऑर्डर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और जो हमारी जो सेंसेशन वाली डिसेबिलिटी होती है, इसके मतलब बांटा गया है। तो 1% रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। किनको दिया गया है? एसिड अटैक विक्टिम को दिया गया है। ठीक है, और किस कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया है? तो याद रखिएगा, अस्थि विकलांगता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत इनको 1% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको इससे बाहर अगर पेपर में एसिड अटैक से आ जाता है, जितना मैंने आपको करवाया है, जितना मैंने आपको बताया है, आपको पता ही होगा कि इतनी सारे डेटा को लाने में, मेहनत करने में, बनाने में, वीडियो बनाने में, एडिट करने में काफ़ी काम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। और आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ गर्मी कितनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया। और एसिड अटैक के बारे में मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से बता दिया है कि आपको कोई भी इंटरनेट, वीडियो, यूट्यूब यहाँ वहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है। शांति से आप वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए, पेपर में जाइए। अगर एसिड रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए, 10 आए, एक भी क्वेश्चन मेरे वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो ये मेरा फ़ोनपे नंबर है, ये मेरा पेटीएम नंबर है। फ़ोनपे और पेटीएम के लिए आप 7874 वाले का इस्तेमाल करें। अगर गूगल पे करना हो तो 9971 वाले का इस्तेमाल करें। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी इच्छा हो, जो भी आपको लगे कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए ताकि कोर्सोलॉजी हब भी बड़ा हो सके, हमारी ऊर्जा भी बढ़ सके और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहें, तो
आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ये तो कंपलसरी है सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं एक और नई डिसेबिलिटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।